सो हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में आयोजित होने वाली जो है उसमें बिहार जीएस से जो सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में कि बिहार जीएस के सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली बिहार जीएस के थ्रू, बिहार जीएस के अंडर में बिहार का भूगोल। ओके, ये सेकेंड पार्ट है हमारा बिहार जीएस का। और फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी, बिहार जीएस के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी बिहार जीएस का सिलेबस डिस्कस किया था हमने, और साथ ही बिहार का सामान्य परिचय हमने उसमें कंप्लीट किया था। ओके, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है बिहार जीएस का सिलेबस के बारे में और बिहार का सामान्य परिचय, तो वो बच्चे, मैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज जो हमें पढ़ना है उसके बारे में। तो आज हम देखेंगे मेनली बिहार का भूगोल। ठीक है, तो बिहार का भूगोल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। ओके, ताकि आप भूगोल को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बस 1 मिनट लूँगी मैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, जो भूमि पृथ्वी है, उस पे 2 पार्ट है। एक तो समुद्र वाला पार्ट है और दूसरा जो भूमि वाला पार्ट है, यानी कि ज़मीन वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज से हम लाखों साल पीछे चलते हैं। अभी जैसा हमारा जो पृथ्वी है, हमेशा से ऐसा नहीं था। ओके, पहले कुछ और, मतलब पहले इसकी जो बनावट थी वो अलग थी और अभी अलग है। और ये करोड़ों साल में हुआ है, 1-2 साल में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जो भूमि थी, जो पृथ्वी थी, उसमें एक भूमि भाग था और एक जल भाग था। जो भूमि भाग थी, जो स्थल भाग था, उसको पैंजिया कहा जाता था, और जो जलीय भाग था, जो उसको पैंथलासा कहा जाता था। और उस समय जो जलीय भाग था वो बहुत ज़्यादा था और भूमि भाग कम था। और जितने भी अभी देश बने हैं, जैसे अमेरिका हो गया, या फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और साथ ही एशिया महाद्वीप हो गया, तो ये सभी जो बने हैं पहले एक जगह ही जुड़े हुए थे। बाद में फिर ये टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, अलग अलग महाद्वीप बने हैं। ओके, तो इनका जो बनने का प्रोसेस रहा है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, आप इसमें देख सकते हैं जो मैप है, इसमें स्थल भाग को पैंजिया कहा जाता था। फर्स्टली ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ओके, और जो जल भाग था उसको पैंथलासा कहा जाता था। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो, जैसा कि मैंने कहा कि जो भूमि भाग है वो टूट कर एक दूसरे से अलग हुए, उनका विस्तार हुआ और वो साइज़ में भी बड़े हुए और वो एक दूसरे से दूर भी हो गए। पहले जुड़े हुए थे, फिर बाद में ये एक दूसरे से दूर हो गए। ओके, तो ट्रियासिक काल एक होता है जो आज से 200 मिलियन साल पहले की बात है। तो उस टाइम जो भूमि भाग है वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ओके, आप मैप में देख सकते हैं एक लॉरेंसिया, जो ऊपर वाला पार्ट था वो लॉरेंसिया कहलाया, और जो नीचे वाला पार्ट था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ओके, और जब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से टूटकर अलग हुए तो बीच में एक टेथिस सी खुला, है ना, टेथिस सागर नाम से एक सागर खुला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो अलग अलग भूमि भाग है वो अलग अलग महाद्वीप का ये रूप ले रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, साथ ही अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में यहाँ पे गोला लगा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इंडिया है। तो यही पार्ट क्या होता है, यही पार्ट जब जाके ऊपर हिट करेगा जो टेथिस सागर वाले पार्ट को, तब जाके जो गंगा का मैदान है ना वो बना है। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए कि जो अभी हमारा गंगा का मैदान है वो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, दोनों अलग अलग थे हमेशा, मतलब दोनों एक नहीं थे, दोनों जुड़ के ऐसा बना है। ओके, तो आप इस मैप में देखिए कि ये जो इंडिया है वो जाके टेथिस सागर, पिछले मैप में हमने देखा कि एक टेथिस सागर खुला था, उसी टेथिस सागर को जाके इंडिया वहाँ पे जाके
जुड़ जाएगा टेथिस सागर में, और टेथिस सागर क्या होता है, वो कवर हो जाता है, यानी कि बंद हो जाएगा। और फिर वहाँ पे जो हिमालय की नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी हो गई और गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, वो हर साल अपने साथ गाद लेकर आती है, निक्षेप लेकर आती है, और जो मैदान है गंगा का मैदान, उसमें जमा करती है और उसको बिल्कुल भर देती है। ओके, तो इस तरह से गंगा का मैदान बना है। पहले वहाँ पर टेथिस सागर नाम का एक सागर हुआ करता था, ठीक। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ऊपर की तरफ अभी भी खिसक रहा है। जो हम अक्सर नेपाल में भूकंप वाली जो मतलब उधर नेपाल में आप देखते होंगे, अक्सर न्यूज़ में आता है, या फिर अभी 2015 की बात है, शायद 2015 की ही बात है, बहुत भयंकर भूकंप आई थी उधर। यही वजह है कि इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है ना, वो ऊपर की तरफ खिसक रहा है, और जो उसमें जो तिब्बत का प्लेट है, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है, उसमें बार बार टक्कर मार रहा है। इसी के वजह से नेपाल में बार बार भूकंप आता है, और बिहार का भी जो एरिया है वो भी इससे प्रभावित होता है। बिहार में भी इसी वजह से क्या कहते हैं उसको, भूकंप आता है। इसलिए ये बिहार का जो भूकंप है इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। ओके, इतना तक कंप्लीट हो गया कि इंडिया जो है क्या कर रहा है। इंडिया अभी भी उत्तर की तरफ खिसक रहा है, और हिमालय का आप जानते हैं कि हिमालय का भी मतलब अभी ऊंचाई बढ़ ही रहा है। ये हिमालय के ऊंचाई बढ़ने का भी यही रीज़न है कि इंडिया जो है ना, इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है वो बार बार पुश कर रहा है उत्तर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो हमने अलग से बताया है आपको, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। अलग से कुछ नहीं होता, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम क्लियर करना है और ऑफ कोर्स सिलेक्शन लेना है, तो अच्छे से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, छोड़िए मत। जो भी पॉसिबल है आने का, वो सभी चीज़ें पढ़िए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। ओके, तो बिहार के भूगोल में हम सबसे पहले देखेंगे मानचित्र पर बिहार की स्थिति। ओके, इससे पहले वाले में भी जो बिहार का सामान्य परिचय हमने किया था, उसमें इसके बारे में हमने जिक्र किया था, इस पे बात की थी। लेकिन अब बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें इस चीज़ का मेंशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। तो देखते हैं मानचित्र पर बिहार की स्थिति। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। ओके, नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल। अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसका अगर हम जो देश है अपना हमारा भारत, तो अगर हम देश की भौगोलिक क्षेत्रफल से कंपेयर करें बिहार का, ठीक है, कि भारत का आप मैप देखते हैं और भारत के मैप में अगर हम बिहार को कंपेयर करें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल है वो मात्र 2.86% है, जो कि काफ़ी कम है। आप मैप में देख सकते हैं, बिहार जो राज्य है वो काफ़ी छोटा स्टेट है भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देखते हैं, इसी में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान रखता है। ओके, और सबसे बड़ा मतलब बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। मतलब जितने भी राज्य हैं इंडिया के, अभी आप जितने भी राज्य को देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बिहार का जो स्थान है वो 12वां है, 12वें नंबर पर आता है। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, ये तो राज्यों की बात हो गई, अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। ओके, और बिहार की जो आकृति है, इसका शेप है, यानी कि वो आयताकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम बिहार की भूगर्भिक संरचना, यानी कि बिहार की जो भूमि है उसके अंदर जो बनावट है वो किस तरह की है, किस काल में बनी है, उसके बारे में।
तो चट्टानों के प्रकार और क्षेत्र, मतलब कौन से एरिया में किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वो किस तरह के चट्टानों से बना हुआ है बिहार में। सबसे पहले धारवाड़, तो ये जो दक्षिण पूर्वी बिहार है, जैसे मुंगेर जिला, जमुई, नवादा, इन सभी में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट है विंध्य, जो विंध्यांचल प्रकार के जो चट्टान हैं वो भारत के दक्षिण पश्चिमी बिहार में पाए जाते हैं, और इनमें कैमूर एवं सोन नदी घाटी और रोहतास में पाए जाते हैं। इसी तरह अगला है टर्सरी प्रकार के चट्टान, तो यह है बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। जो बिहार का जो हिमालयी तराई वाला क्षेत्र है उसमें पश्चिमी चंपारण जिला में टर्सरी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। और क्वार्टनरी प्रकार के चट्टान की बात करें तो ये हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में, बिहार के अधिकांश भागों में ये चट्टान पाई जाती है। जो क्वार्टनरी प्रकार की चट्टान है वो हिमालय और छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है दोनों जगहों में पाया जाता है, और ये बिहार के क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे अधिक जगहों पर यही चट्टानें पाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट है भू आकृतिक विभाजन। इसमें बिहार को मुख्यतः, अगर हम बिहार के भू आकृतिक विभाजन की बात करें कि बिहार में के जो भी मतलब भूमि की जो आकृति है उसको हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, तो इसको हम टोटल 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो शिवालिक श्रेणी है, नेक्स्ट है बिहार का मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ओके, तो चलो इसको हम देखते हैं, विस्तार में देखते हैं। तो शिवालिक श्रेणी में आते हैं बिहार के जो सुमेश्वर श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में दोनों प्लास्टोसीन काल में हुआ था। और शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में, जो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है उसमें शिवालिक श्रेणी की भू आकृति पाई जाती है। इसी में नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी में ही इसे रामनगर दून, सुमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। और सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सुमेश्वर है जो कि 880 मीटर है, लगभग 2884 फीट ऊंची है। और इस क्षेत्र में सुमेश्वर, भिखनाठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे वो भाग होते हैं जब कोई भी पर्वत श्रृंखला होती है या श्रेणी होती है तो वो जो ऊंचाई के बाद जो एक नीचा वाला पार्ट होता है जिससे एक जगह से उसको हम पार कर सकते हैं, उस पहाड़ी को या जो भी पर्वती भाग होता है उसको हम पार कर सकते हैं, इस साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं, उसको दर्रे कहा जाता है या दर्रा कहा जाता है। और इसमें है कि जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। जैसा कि हमने बताया कि जो दर्रे होते हैं, जो भी दर्रे होते हैं उनसे हम वो मार्ग की तरह काम करता है, हम एक जगह से दूसरी जगह या इस पार से उस पार जा सकते हैं। आगे है इसमें बिहार का मैदान। हमने देखा कि भू आकृति विभाजन में 3 विभाजन है, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो अब है बिहार का मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार के मैदान जो है उनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। आप अगर मैप देखें बिहार का तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। ओके, और गंगा नदी बिहार के बिल्कुल बीच से, मतलब बिल्कुल बीच से बहती हुई गुजरती है और बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। तो इसी में हम देखेंगे गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो अब देख लेते हैं गंगा का मैदान यानी कि जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में। तो गंगा का मैदान तो हम देखते हैं सबसे पहले गंगा का मैदान। इसमें हम मोटे तौर पर देखते हैं कि गंगा के मैदान में जो भी फीचर्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान की जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो गंगा के मैदान का अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 90,650 वर्ग किलोमीटर है गंगा का मैदान बिहार में, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का
96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है और भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा के में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का जो दक्षिणी मैदान है गंगा की दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। यानी कि जो गंगा का उत्तरी मैदान है उसमें जो गंगा नदी से उत्तर दिशा से जो भी नदियाँ आके मिलती है गंगा नदी में उनसे बनी हुई है। ओके, और जो गंगा की जो दक्षिणी मैदान है वो जो दक्षिण की तरफ से जो भी नदियाँ जाके गंगा में मिलती हैं उनके अवक्षेप से बनी है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिम में पूर्वी चंपारण की जो तराई क्षेत्र है वहाँ तक है और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि ज़िलों में है। तो जो पूर्वी चंपारण है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, सहरसा है, कटिहार है, इन सभी ज़िलों में उत्तरी मैदान का विस्तार है। और गंगा के जो उत्तरी मैदान है उसके बाद उसकी अगर प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर या नम कहा जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण है पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर एवं सुंदरपुर चौर आदि। यानी कि इसका मतलब ये है कि बिहार के जो उत्तरी गंगा का मैदान है यानी कि गंगा का जो मैदान है जो उत्तरी भाग है वो जलमग्न निम्न भूमि भाग में आते हैं। ठीक है, जब भी बारिश के दिन आते हैं या वर्षा के समय में यहाँ पे जलमग्न की स्थिति होती है और पानी का जमाव हो जाता है। और जहाँ पे आपको पता होगा बिहार में रहने वाले लोग जो भी हैं उनको पता है, चौर तो नाम सुने ही होंगे, है ना। तो चौर में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है और इसमें यही कह रहा है कि बिहार का जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो उसका जो भूमि भाग है वो नीचे की तरफ है और उसमें जल जमाव की स्थिति हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब गंगा का दक्षिणी मैदान को देखें तो इसमें है गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। जो गंगा का दक्षिणी मैदान है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये अगर हम इसके बनावट की बात करें तो ये त्रिभुजाकार मैदान है। साथ ही इस क्षेत्र में टाल यानी कि निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। यह टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है देखिए जो गंगा का उत्तरी भाग है उसमें निम्न भूमि भाग ज़्यादा है, ठीक है, और जो वहीं दक्षिणी भाग है उसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है और कुछ निम्न भाग भी है, ये याद रखिएगा। इसी में आगे है गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है और उत्तरी गंगा मैदान में चौर, निम्न भूमि एवं मन गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। ओके, तो यहाँ हमारा गंगा का जो मैदान है या बिहार का जो मैदान है वो कंप्लीट होता है। अब हम भू आकृति विभाजन का जो तीसरा टॉपिक हमारा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र उसको देख लेते हैं। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। इसको आप मैप में ज़रूर देखिएगा और ये भूगोल जो टॉपिक है उसको मैप में देख के पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। तो आप अपना बुक से मैप के साथ पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो, आप अच्छे से याद रख पाएँ। और ये जो दक्षिणी पठार है, ठीक है, यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर ज़िले में कैमूर का पठार जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। तो हम दक्षिणी पठारी क्षेत्र का बात कर रहे हैं और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के विस्तार की बात करें अगर ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है तो ये पश्चिमी कैमूर से लेकर पूर्वी बांका तक विस्तृत है। और इसमें किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट। ओके, इसके अंतर्गत अगर ज़िलों की बात करें कि कौन से ज़िले आते हैं तो ये है रोहतास, कैमूर
और कैमूर का पठार भी इसी में आता है, दक्षिणी पठार में, जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं। ये याद रखिएगा, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वहाँ पे बलुआ पत्थर मिलते हैं। और कौन कौन से चट्टान मिलते हैं, तो नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टान। ओके, और आगे है इसी में गया, मंदार, बराबर, जेवीएन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ। जो दक्षिणी पठार क्षेत्र है उसमें गया, मंदार, बराबर, जेवीएन की पहाड़ियाँ, राजगीर की पहाड़ियाँ, शेखपुरा की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ भी आती हैं। ओके, और सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। जो सोन नदी है वो छोटा नागपुर के पठार, आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। ओके, तो सोन नदी जो बहती है वो कैमूर का जो पठार है उसको छोटा नागपुर के पठार, मतलब दोनों पठार के बीच से होकर बहती है, तो कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार को डिवाइड कर देती है, अलग कर देती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ, यानी कि वैसे तो नदियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन है, जो प्रमुख है, मेजर नदियाँ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो बिहार में 273.3 हज़ार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और लगभग 3,200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। दोनों का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 3.9% हिस्सा है। आगे देखते हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। तो इसको अब ध्यान से सुनिए कि ये जो अगर सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं, ओके, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की नदियों के बारे में नाम के साथ, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गंगा नदी से, क्योंकि ऑफ कोर्स बिहार की सबसे फेमस और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वहाँ की जीवनदायिनी नदी है गंगा नदी। तो बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी गंगा नदी है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई, आप इसको मैप में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है गंगा की सहायक नदियों में। अब गंगा की सहायक नदियों की बात कर लें कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक है गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा या सरयू, जिसको सरयू भी कहते हैं, कोसी, महानंदा इत्यादि, ये प्रमुख नदियाँ हैं। बाकी और भी नदियाँ मिलती हैं, पर ये मेजर रिवर्स हैं। अब हम देखते हैं गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है, और अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर यह नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती है। जो गंडक नदी है, याद रखिएगा, हाजीपुर और सोनपुर के शहरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में की सीमा बनाती है। हाजीपुर और सोनपुर के से तो बह के निकलती है, ओके, और मुजफ्फरपुर और सारण जिलों के बीच क्या करती है, ये सीमा बनाती है, और लास्ट में क्या करती है, ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, और ये बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उत्तरी मुंगेर ज़िलों में बहती है। जो बूढ़ी गंडक है वो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उत्तरी मुंगेर ज़िलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हरहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर बूढ़ी गंडक की सहायक नदियों की बात करें तो ये बाणगंगा है, हरहा है, मनियरी है, ओके। यहाँ बूढ़ी गंडक कंप्लीट। नेक्स्ट नदी को देखें तो नेक्स्ट नदी है बागमती नदी, और बागमती नदी जो है वो हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, और बाढ़ के दिनों में अक्सर ये अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, ओके, और जिससे दरभंगा, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर ज़िलों में अत्यधिक जानमाल की हानि होती है। लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बागमती जो नदी है उसकी सहायक नदियों में लाखनदेई,
चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ओके, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी को देखें तो नेक्स्ट नदी कोसी नदी है। और कोसी नदी जो है नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलती है। और कोसी नदी अपना मार्ग बदलने में के लिए कुख्यात है, यानी कि अपना मार्ग हमेशा बदलती है और बहुत बदलती है। और ये इसके लिए कुछ होता है ना कि कोई अच्छे काम के लिए फेमस होता है और कोई बुरे काम के लिए फेमस होता है। तो ये कोसी नदी जो है ना, वो इतना मार्ग बदलती है और इतना नुकसान पहुंचाती है बिहार में, इसके वजह से ये कुख्यात है। और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। और ये गंगा से मिलने से पहले क्या करती है, ये खुद का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है सोन नदी। और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर ज़िला है वहाँ से, अमरकंटक से पहाड़ी से निकलकर झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। तो ये पटना से पहले ही गंगा में मिल जाती है और ये झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है। झारखंड का जो पलामू ज़िला है और बिहार का रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, ये 3 ज़िले हैं और पटना ज़िलों की सीमा बनाती है। 4 ज़िले, बिहार के 4 ज़िले और झारखंड के 1 ज़िला। झारखंड का 1 ज़िला में है पलामू और बिहार के ज़िले हैं रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना। इन सभी ज़िलों से सीमा बनाती हुई पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। कंप्लीट। ओके, अब है फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी के बारे में आपने जब भी बिहार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पढ़ा ही होगा आपने कि फाल्गु नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल के पेड़ के नीचे। तो फाल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, गया के निकट इसका विशाल पाट है। याद रखिएगा, फाल्गु नदी जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कांवर झील। ये झील है, ओके, और ये बिहार के बेगूसराय में है और ये एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है और वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड में भी शामिल है ये। वहीं अब देख लें कि गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये है, आप इसमें आप मैप में देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और ये है घाघरा, जिसको सरयू भी कहते हैं। नेक्स्ट है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान। उसके बाद है कोसी और महानंदा। तो बच्चों ये जो नदियाँ हैं ये गंगा नदी में उत्तर दिशा से आके मिलती है। ओके, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। वो कौन सी नदियाँ हैं जो गंगा नदी में दक्षिण की ओर से जाके मिलती हैं। तो कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि। देखिए, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर लीजिएगा, है ना। बहुत इजी है, 2-4 नदियाँ ही हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब एग्ज़ाम में अगर भूल भी रहे होंगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा हमने फिंगर्स पे काउंट किए थे, ये सभी तो याद आ रहे हैं, क्या हमें भूल रहे हैं, तो उस टाइम याद आ जाएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो हम इसमें देखेंगे कि बिहार में जो भी वाटरफॉल्स है और जो इम्पॉर्टेंट है ना, मेजर वाटरफॉल्स जो हैं उसके बारे में। तो अगर इसका नाम हम की बात करें तो नाम है तलहार कुंड और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये कैमूर ज़िले में आता है और इसकी विशेषता है दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित ये 80 मीटर ऊंचा है। ओके, नेक्स्ट है करकटगढ़, चैनपुर में है और ये कैमूर ज़िले में है और इसकी विशेषता की बात करें तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। नेक्स्ट है ककोलत। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो ककोलत और नवादा ज़िले में है और इसकी विशेषता जो है ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है ये, और ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 150 से 160 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है तुतला प्रताप वाटरफॉल और ये सासाराम ज़िले में है और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये तुतला भवानी मंदिर के निकट है, यानी कि पास में है। अगला है मजहर कुंड और ये मजहर कुंड सासाराम ज़िले में है और इसकी जो विशेषता है वो तारा चांदी यानी कि
कैमूर पहाड़ी में है। और अगला है धुआं कुंड, और धुआं कुंड जो है वो सासाराम में अवस्थित है और इसकी विशेषता है मजहर कुंड के निकट जो धोना नदी है उस पर 30 मीटर ऊंचा है ये। अगला टॉपिक है ये कि बिहार में महत्वपूर्ण जल कुंड कौन कौन से हैं। तो जो जल कुंड है उनके नाम और उद्गम स्थल हमने दिए हुए हैं, आप इसमें देखिए। ब्रह्म कुंड जो कि राजगीर की है और सबसे अधिक गर्म है। नेक्स्ट है सप्तधारा या सतघरवा, तो ये राजगीर में है। नेक्स्ट है सूर्य कुंड, ये भी राजगीर में है। मखदूम कुंड ये राजगीर में है। नेक्स्ट है ऋषि कुंड और ये मुंगेर में है। सीता कुंड ये भी मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड ये भी मुंगेर में है और रामेश्वर कुंड ये लास्ट भी मुंगेर में ही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बिहार के जो महत्वपूर्ण जल कुंड है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार की मिट्टियाँ। तो बिहार में किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खेती के लिए कि अगर जहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है वहाँ पे अच्छी उपज होती है उस लिहाज से। तो मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले गंगा का उत्तरी मैदान को देख लेते हैं। तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है उसमें मिट्टी जो मिलता है ये पर्वतीय और चूनेदार मिट्टी मिलते हैं और ये पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ओके, जो पर्वतीय चूनेदार मिट्टी है वो पश्चिमी चंपारण जो जिला है उसका उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और नेक्स्ट है तराई, जो तराई तरह की जो मिट्टी होती है वो, तो ये पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक पाई जाती है। इसी में अगला है बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी जो है वो पूर्णिया जिला, सहरसा और कोसी नदी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो अम्लीय मृदा है यानी कि अम्लीय मिट्टी है ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों में पाए जाते हैं और इसे करेल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है बलसूरी मिट्टी। तो बलसुंदरी मिट्टी, माफ़ कीजिएगा, ये है बलसुंदरी मिट्टी। और बलसुंदरी मिट्टी जो है पूर्णिया ज़िले के दक्षिणी भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, साथ ही सारण एवं चंपारण के कुछ भाग में पाया जाता है। वहीं खादर मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि जो हर साल बाढ़ आती है उसके साथ जो नई मिट्टी आती है ना उसको खादर मिट्टी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उसमें किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है पहले तो, और ये जिन जिलों में पाए जाते हुए हैं बक्सर से पीरपैंती तक, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में अधिकता से पाई जाती है लाल मिट्टी। वहीं लाल बलुई की बात करें तो ये कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में पाए जाते हैं और यहाँ पे मोटे अनाजों की खेती की जाती है और ये मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, अच्छा होते हैं। नेक्स्ट है बलथर। तो बलथर मिट्टी को देखें तो ये कैमूर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट, और लोहा का इसमें अंश अधिक होने के कारण ये लाल रंग का होता है। जो बलथर मिट्टी है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि जो बलथर मिट्टी है वो कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट पाया जाता है और इसमें लोहे का अंश अधिक होता है, इसके वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। क्लियर? तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही, क्योंकि जो बिहार का भूगोल है ना वो काफ़ी विस्तृत है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। तो सभी चीज़ों को अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हम जो बिहार का जो भूगोल है उसको हम 3 पार्ट में ला रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट और लाएंगे। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि बिहार में जो भी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम बिहार के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ के जो भी कृषि वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए हमारे साथ और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम नए वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तक वो पहुंच सके। ओके, तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।